जय माता दी। हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो देखिए भाई, आज हम हरियाणा पुलिस का एक एग्जाम है वो सोल्व करेंगे, और स्पेशली साइंस का। ओके जी, जो साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, एक क्वेश्चन पेपर है हमारे पास जो सीरीज M21 से बिलोंग करता है, M21, और जिसका टेस्ट कोड है CMMS-S5। ओके जी, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। स्पेशली देखेंगे साइंस के क्वेश्चंस का, कि जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना इस पेपर में, भाई सच में बहुत जबरदस्त पेपर है साइंस के हिसाब से। जो साइंस के क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल के दे रखे हैं। ओके जी, अगर आप इनको, जिसने काफी अच्छे स्टडी की है साइंस की, वही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है। ओके जी, और हाँ, जिसको ये लगा हुआ कि भाई साइंस नहीं पढ़ रखा, तो देखिए जनरली कॉमन, सभी के लिए चीजें कॉमन होती है। जो आपका एग्जाम है सभी के लिए कॉमन है, तो जैसा आपके साथ हुआ है ऐसा ही अप्रोक्सीमेट सभी के साथ हो रखा है। ओके जी, तो जो साइंस के क्वेश्चन है तो अप्रोक्सीमेट किसी न किसी के ही ठीक पाएंगे। ओके, जो आपके करीब करीब 15 क्वेश्चन के आसपास है, और आप मान के चलिए कि करीब 4-5 क्वेश्चन ही, मैक्सिमम 4-5 ही नंबर ओवरऑल मिला के किसी के आए होंगे, जो आपके आर्ट साइड के, या चाहे वो साइंस ही क्यों दे रखी हो, क्योंकि अच्छा खासा लेवल दे रखा है भाई। और कोई इतना आपके हरियाणा पुलिस के इस एग्जाम में कोई इतना ध्यान नहीं देता। और जो भी आपकी HSSC ने या जिसने भी एग्जाम जो आपका कंडक्ट करवाया है, सच में काफी अच्छा पेपर बना रखा है। ओके जी, चलो जैसा भी हो, सॉल्यूशन तो हमें करना पड़ेगा, और आप लोगों को आंसर तो आज नहीं अगली बार से ही कभी ना कभी तो आएंगे ना। तो पैटर्न पता चल गया, तो उसी बेस पे आप आगे स्टडी कीजिए अपनी, ताकि आगे अच्छे से कर सके। ओके जी, तो देखिए अब हम सॉल्यूशन देखेंगे इसका। और जो आपका साइंस का इसमें पहला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र को हॉटस्पॉट के रूप में पहचानने के लिए प्रयुक्त मान है। यानी वो कौन सी चीज है जो हमें ये बताएगी कि ये हॉटस्पॉट होता है। सुनिएगा, हॉटस्पॉट का मतलब क्या है, सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, कंसेप्ट समझना किसी भी क्वेश्चन का बहुत जरूरी है। हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे बहुत ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है। ओके, और ये जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, इन स्पीसीज की खास बातें होती है। और ये जो खास बात है हॉटस्पॉट में जो स्पीसीज पाई जाती है, कि जहां पे ये स्पीसीज पाई जाएगी उसके अलावा, उस हॉटस्पॉट के अलावा ये स्पीसीज अगर कहीं और न मिले, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एंडेमिज्म, कि वो जो स्पीसीज है वो एंडेमिक हो गई है। एंडेमिज्म कहते हैं उसको। और उस स्पीसीज के लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है जी, तो जो आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हमारे इंडिया में, उनमें जो स्पीसीज पार्टिकुलर जहां भी पाई जाती है और वो कहीं और नहीं मिली, मान लीजिए आपका जो शहर है, मान लो अपने हिसार में पाई जाती है एक स्पीसीज, वो किसी अब दूसरे अन्य स्टेट के किसी जिले में नहीं मिले, या किसी भी और जिले मिले ही ना। अब जैसे देखिए, आपका जो ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स पाए जाते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जैसे कंगारू आपका, ये कहीं और किसी और देश में नहीं मिलता। ओके, तो ये क्या है, वहां की एंडेमिक स्पीसीज है। और जो हॉटस्पॉट होते हैं, इनकी खास बात होती है, इनके अंदर एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है। ओके, तो द पैरामीटर यूज टू रिकॉग्नाइज ए रीजन एज हॉटस्पॉट, तो मेन पैरामीटर होगा आपका दैट इज एंडेमिज्म। क्लियर है क्या? साइंस वाले ध्यान दीजिए भाई, जो आपके नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे बायोलॉजी में आसानी से एक सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। देखिए, साइंस वाले जिनके पास मेडिकल साइड है, बायोलॉजी ले रखी है, उनके लिए बड़ा कॉमन पेपर है। ठीक है, अब बात रहती है जो आर्ट के लोग होते हैं, जो आर्ट के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत टफ पेपर माना जाएगा। सच में है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद उन्होंने सॉलिड स्टेट से बोल रखा है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। समझिए भाई क्या मतलब है इस बात का। जो आपके सॉलिड होते हैं ना, वो छोटी से छोटी इकाई जो बेसिक यूनिट होती है उसे यूनिट सेल कहते हैं, किसी भी सॉलिड ठोस की। जैसे मैटर की छोटी से छोटी इकाई क्या होती है? एटम। ऐसे ही आपकी जो लिविंग सेल, लिविंग बीइंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसकी छोटी से छोटी इकाई क्या है? कोशिका। ओके, ऐसे ही जो मैटर होता है उसकी क्या है? एटम। तो जो सॉलिड होते हैं ना, जितने भी ठोस पदार्थ हैं, इनकी छोटी से छोटी यूनिट जिससे ठोस पदार्थ बना होता है, उसे कहते हैं यूनिट सेल। अब आपको यूनिट सेल का क्या बताना है? डेंसिटी बतानी है। इस डेंसिटी का फॉर्मूला बताना है।
पहले आपको ये पता होना चाहिए डेंसिटी क्या होती है, बताइए। मास बाई में वॉल्यूम, मास बाई में वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी। अब इन्होंने भाई बेसिक कंस्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पैटर्न डायरेक्ट उठा रखा है, ठीक है, और उसी सिंबल को यूज कर रखा है, तो आपको उसी बेस पे बताना पड़ेगा। देखिएगा, तो मास क्या होगा भाई, मतलब जेड। सबसे पहले एक यूनिट सेल में कितने एटम है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जेड, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। फिर मास ऑफ एक एटम का मास है स्मॉल एम, बाई में मास हो गया भाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज वॉल्यूम। मैंने कह दिया वॉल्यूम, अगर लेंथ क्यूब की जनरली यूनिट सेल क्यूबिक लेते हैं, और क्यूब का जो घन, लेंथ का जो क्यूब होता है उसका जो वॉल्यूम होता है, यानी किसी घन का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ के क्यूब के, लेंथ की पावर 3 के बराबर होता है, ओके। तो ए क्यूब, ये क्या हो गया वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, आ गया आंसर। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो मास होता है ना, इसको ये मोलर मास के टर्म में देते हैं, ठीक है। तो मान लो किसी यूनिट सेल का मोलर मास अगर m है और आप उसको एवोगैड्रो नंबर से भाग कर दें तो एक एटम का मास आता है। एक्चुअल में एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है m मास, मोलर मास कितने एटम्स का होता है, ठीक है। यानी कि n नॉट एटम्स का मोलर मास होता है कैपिटल M। तो बताइए एक एटम का मोलर मास, एक एटम का मास कितना होगा, ठीक, आप यहां से निकाल लेंगे। n नॉट एटम्स का कितना है m, तो एक एटम का कितना हो जाएगा m बाई में n नॉट, और यही मास हम किसको लेके चलते हैं, स्मॉल m, ठीक है। तो इसकी जगह ये आ जाएगा, यही आपका ऑप्शन में दे रखा है, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू z इनटू में m बाई में a क्यूब na क्या है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। ये था आपका 5वां क्वेश्चन, ठीक है भाई। ये आपके साइंस के क्वेश्चन है। आगे देखिए भाई, आगे दे रखा है इन्होंने, गौर फरमाइएगा, कंसेप्ट समझना मस्ट है। मेरा आपके लिए वीडियो बनाना, देखिए इस वीडियो के आपके दो उद्देश्य हैं। एक तो भाई आपको पता चल जाए जो एग्जाम दे रहे हैं हरियाणा पुलिस का, ये उनको पता चल जाए कि साइंस हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। साइंस तो साइंस ही होता है, साइंस नॉलेज होता है, ध्यान रखिएगा, पढ़ना बहुत जरूरी है, आज रिक्वायरमेंट है हर चीज की साइंस, ओके। और रही बात जो साइंस के स्टूडेंट है, नॉन मेडिकल और मेडिकल वाले, उनके लिए तो कंपलसरी है, नीट में क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे, आईआईटी जेईई मेन में क्वेश्चन आते हैं मेन के, देखिएगा। अब उन्होंने बोला है कि आपके पास अमाइन होता है, अमाइन क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप के साथ अगर NH2 जुड़ा हुआ है इसे कहते हैं अमाइन, ओके। एक होता है अमोनिया, NH3 को अमोनिया कहते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, NH3 अमोनिया सभी ने पढ़ा है भाई। इसका एक हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप लगा दे, कार्बन की चेन लगा दे, तो ये बन जाता है अमाइन। इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है कि जो आपके अमाइन होते हैं ना, ये अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं। क्या, तो ज्यादा बेसिक, क्यों? अब बेसिक कौन होता है, जिसके पास लोन पेयर ज्यादा होंगे, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर दे, उस डोनर एटम को क्या कहते हैं, उस डोनर एटम वाले मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे भाई हम, बेस, बेसिक ज्यादा होता है, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। नाइट्रोजन के साथ जो साइड में जुड़े हुए हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 3, ठीक। लेकिन जो इसके साथ अमाइन में एक R ग्रुप होता है, जैसे अल्काइल ग्रुप, जैसे मान सकते हो मिथाइल ग्रुप ले सकते हो आप, CH3, ये आपने सभी ने पढ़ा है भाई, 10th में आते हैं मिथाइल अल्काइल। ये बोले जो आपका अमाइन होता है ना, ये अमोनिया से ज्यादा बेसिक है, इन्होंने बता रखा है। बोले क्यों ज्यादा बेसिक है, जो आपका एक हाइड्रोजन है और एक आपका क्या है, अल्काइल ग्रुप। इस अल्काइल ग्रुप, ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, ये इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ड्यू टू एक इफेक्ट होता है कि जो कार्बन एटम के पास साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो टुवर्ड नाइट्रोजन एटम की तरफ बढ़ा देंगे, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दूसरे नाइट्रोजन एटम, क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है आपका नाइट्रोजन, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो आपका R ग्रुप होता है ना, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण हाइड्रोजन के पास प्लस आई इफेक्ट कम होता है, R के पास ज्यादा होता है। जिसके पास ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, इसका मतलब इस R के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चले जाएंगे, यानी कि एक्चुअल में R के पास जो इलेक्ट्रॉन है उनकी डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा हो जाएगी। अब नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में किसी दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, और जो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे उस डोनर को क्या कहते हैं, बेस।
ओके, लेकिन इसमें क्वेश्चन था अमोनिया से ज्यादा बेसिक होता है, क्यों? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को दूसरे को देने की टेंडेंसी के इफेक्ट को कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ध्यान रखना। दो प्रकार का होता है, प्लस आई एंड माइनस आई। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए भाई आपका, एक देखिए इन्होंने ये साइंस से रिलेटेड दे रखा है, भूगोल की वह शाखा जो भूमि के रूप, उनके विकास और संबंधित प्रक्रिया के अध्ययन के लिए समर्पित है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाई जियोमोर्फोलॉजी। देखिए, द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी की ब्रांच है विच इज डिवोटेड टू स्टडी द लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म की स्टडी करेगी। देखो, लैंडफॉर्म की स्टडी, उसके भारी रूप की स्ट्रक्चर, भारी रूप की स्टडी, उसी क्या स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या कहते हैं अपन? मोर्फोलॉजी। क्या दे देंगे इसको? जियोमोर्फोलॉजी। दैट आंसर ऑफ 11th क्वेश्चन इज जियोमोर्फोलॉजी। आगे देखिए भाई, 12th क्वेश्चन क्या है? द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ कॉपी। ध्यान दीजिए भाई, जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये कह रहा है बेसिक यूनिट में किस चीज की कॉपी होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन में क्या होता है। रिप्रोडक्शन के अंदर जो आपके गुणधर्म है वो फर्स्ट एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाता है, ठीक है। अब एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, यानी कि हमारे पेरेंट्स से, आपके माता पिता से आपके अंदर जो गुणधर्म आए वो किसकी कॉपी होने के कारण आए? ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आपके अंदर वो गुणधर्म आ गए? तो वो कौन रीजन होता है मुख्य जिसके कारण माता पिता के गुणधर्म आपके अंदर आते हैं? ठीक, वो मेन चीज अभी हमारे अंदर डीएनए, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये डुप्लीकेट होता है, जो हमारी जर्म सेल होती है, हमारे अंदर स्पर्म बनते हैं मेल में, फीमेल में ओवम बनता है। तो सबसे पहले आपका जो एस फेज होता है ना सेल साइकिल का, मियोसिस का, उसके अंदर डीएनए की कॉपी हो जाती है, जो आपका क्रोमोसोम होता है ना डुप्लीकेट हो जाता है। और डुप्लीकेट होना ही मुख्य कारण है भाई गुणों के ट्रांसफर का, ताकि जो गुण माता पिता के अंदर जो गुण थे वो कॉपी होके हमारे अंदर आ जाए। जैसे आप एक फोटोकॉपी दूसरी फोटोकॉपी ऐसे तैयार कर लेते हो ना, तो देख लीजिए ना, हम भी तो अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं। ओके, यही रीजन है आपका कि डीएनए कॉपी हो जाती है और वो कॉपी आपके अंदर पहुंच जाती है, ठीक है, बाय स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो ये बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ ए कॉपी ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। साइंस वाले नोट कर लो भाई, बहुत जरूरी है। ये वाला पेपर हमें भी बहुत हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां आता है, यहाँ पे नहीं है। हाँ भाई, विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज हैज मोस्ट डाइवर्सिटी। इन्होंने बोला है आपको कुछ स्पीसीज दे रखी है, फंजाई, एम्फीबियन, मैमलिया, फिशेस दे रखी है उन्होंने स्पेशली। देखिएगा, जो फंजाई होती है ना, फंजाई, ये कह रहे हैं किसकी स्पीसीज ज्यादा है हमारी धरती पे। ओके, 4 ऑप्शन भी दिए इन्होंने, फंजाई, एम्फीबियंस, मैमलिया, रेप्टाइल्स, ठीक, और बर्ड्स भी मान लो, और भी हम लेना चले। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, जो फंजाई होती है ना, इनमें इनकी स्पीसीज सबसे ज्यादा है, और यहां तक इतनी ज्यादा है कि इनकी स्पीसीज अगर आप रेप्टाइल्स, आपके मैमल्स, फिशेज भी मिला देना, इनकी कुल स्पीसीज से ज्यादा स्पीसीज है किनकी? फंजाई की। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रजाति में से किसकी सबसे ज्यादा विविधता है, तो वो है आपकी फंजाई। फंजाई में सबसे ज्यादा वेरिएशंस पाए जाते हैं। क्लियर है क्या? हम मैमल्स में आते हैं, देख लो हमारी कितनी विभिन्नताएं हैं, फिशेज की कितनी विभिन्नताएं हैं, रेप्टाइल्स, स्नेक्स है, क्रोकोडाइल, इनकी कितनी विभिन्नताएं, इन सबको मिला दे उससे भी ज्यादा विभिन्नताएं किसमें है? फंजाई में। ये ध्यान रखिएगा भैया, स्पेशली बहुत अच्छा क्वेश्चन है फंजाई। ये आपका था 30 क्वेश्चन, 30वां। उसके बाद हम देखेंगे भाई, हाँ इन्होंने एक फिजिक्स का बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल दे रखा है, पर है 10वीं पैटर्न का, ये तो 10वीं बेस है, इसमें बड़ा अच्छा खासा दिमाग और बहुत गलती कर देते हैं। ठीक है, देखिए आपको गलतियां कहां नहीं करनी है। सबसे पहले कंसेप्ट ले लीजिए, क्या है बोला, रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है। बोला हमें पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लंबाई ज्यादा किसी तार की तो उसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। एरिया क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
डायरेक्टली को हटाएंगे, बराबर का निशान लेके आएंगे तो क्या लगाएंगे आप, एक कांस्टेंट जो रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करती है। क्लियर है भाई। अब जो एरिया है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये जो वायर का मान लो अगर ये वायर होता है तो ये जो एरिया दिख रहा है ये टोटल, इसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ठीक, ये एरिया होता है। इस एरिया क्या है, हम इसकी अगर रेडियस आपको दे दे तो क्या एरिया बता सकते हो, बिल्कुल किसके बराबर होता है एरिया, अगर सर्कल ही बन गया ना किसके बराबर हो जाए, पाई आर स्क्वायर। ओके, इन्होंने क्या दे रखा है, एक कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। इन्होंने डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, डायमीटर कितना, 0.5 मिलीमीटर। बस ये बात ध्यान रखने वाली है भाई। तो आप रेडियस निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी, 5/20, 5/2 होती है 0 मिलीमीटर है। मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻³ मीटर। बस इसी कारण आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, कितना आसान बना के मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चन ऐसा कर रखा होगा। ठीक है भाई, तो मैक्सिमम लोगों ने क्या कर रखा होगा, इस चीज में गलती कर रखी है। पहचान लीजिए अपने आप को कौन कौन आप इसने ये बात भूल के आया, यहाँ पे मिस्टेक किया आप लोगों ने। देखिएगा, तो ये हो गया आपकी रेडियस, बस सिंपल। अब आप इसको हल करना है, पाई की वैल्यू रख दीजिए, आर स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिएगा, रेडियस होगी इसका स्क्वायर कर दीजिए। रेजिस्टेंस इन्होंने पहले दे दिया, क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने, रेजिस्टेंस कितना है जिसका, इस वायर का, बोले 10 ओम, 10 ओम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो बता रखा है भाई। रेजिस्टिविटी दे रखी है, कितनी दे रखी है रेजिस्टिविटी, 1.6 × 10⁻⁸, 1.6 × 10⁻⁻। आपसे पूछिए लेंथ क्या होगी, तो आपको लेंथ बतानी है इस क्वेश्चन में। भाई मैक्सिमम लोग गलती यहाँ पे कर गए हैं। ठीक है, अगर ये चीज सीख ली तो अब आपको न्यूमेरिकली सोल्व करना है। पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर की वैल्यू इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है, ये मीटर में इन्होंने अच्छे से दे रखा है। तो यूनिट को बैलेंस करना यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क है, और मैक्सिमम लोग इस चीज को भूलते हैं, यही मिस्टेक करते हैं। आप लोगों को नहीं करनी है। ओके, ध्यान रखिएगा भाई। आगे देखिए, कॉपर का हो गया, तो भाई इसका आंसर करीब मैंने जो सोल्व किया करीब करीब 1.227 यही आ रहा है, 122.7 मीटर के आसपास आ रही है। इतनी लेंथ है ना इस वायर की, तो उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ये दी रखी हो, रेडियस ये हो, तो उसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा। तो इसका सिग्निफिकेंस भी समझिए। ओके, ध्यान रखिए। तो मेन जो मुख्य बेसिक कंसेप्ट है वो ये है, ये ध्यान रखना। आगे देखिए भाई, और क्या दे रखा है इन्होंने, तब आपका एक है हिट्रोस्टेमनी। व्हाट इज हिट्रोस्टेमनी? स्टेमन होता है एंड्रोशियम की यूनिट। ठीक है, एंड्रोशियम एक फ्लावर का वर्ल होता है जो मेल पार्ट को बनाता है, उसकी एक यूनिट है स्टेमन। स्टेमन कहते हैं उसको, STEMEN। ये कह रहे हैं व्हाट इज हिट्रोस्टेमनी। हिट्रो मतलब अलग अलग, स्टेमनी का मतलब है यहाँ पे लेंथ। स्टेमनी, हिट्रोस्टेमनी क्या होती है? ठीक है, स्टेमन की अलग अलग लेंथ होना, सिंपल सा था भाई। हिट्रो का मतलब क्या था, डिफरेंट। होमो का मतलब होता है सेम। तो इन्होंने क्या बोले, व्हाट इज हिट्रोस्टेमनी। हिट्रोस्टेमोनी, MONY लिख रखा भाई। हिट्रोस्टेमोनी का मतलब बताइए क्या है, हिट्रोस्टेमोनी क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, 4 स्टेमन ऑफ इक्वल लेंथ, 6 स्टेमन ऑफ इक्वल लेंथ, C इज स्टेमन ऑफ डिफरेंट लेंथ। तो हिट्रो मतलब अलग अलग लेंथ का स्टेमन क्या कहलाता है, के लिए कंडीशन क्या है, हिट्रोस्टेमनी। ओके, ये आपका 43 क्वेश्चन था। हाँ, मैच कर सकते हो, कोड मैंने आपको बता दिया, ये S5 कोड है, CMMS, और इसकी सीरीज है M21। तो उसके साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए भाई, उन्होंने बड़ा अच्छा कंसेप्ट दे रखा है। बोला आप जो जू, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी क्या है एनिमल्स, इनकी नेमिंग कौन करता है? जो हमारी IUPAC संस्था है जो नेमिंग करते हैं। ऐसे ही जो हम एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए स्पेशल नेमिंग के लिए स्पेशल नोमेनक्लेचर बना रखी है। ठीक है, जो इसमें एनिमल्स होते हैं उनके लिए बना रखा है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। ठीक है, ऐसे प्लांट्स के लिए बना रखा है ICBN। मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म आपसे पूछ रखी है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जितने भी जीव आपके क्या है एनिमल्स हैं, जितने भी क्या है भाई एनिमल्स हैं, ध्यान दीजिए, सॉरी फॉर दिस।
जितने भी आपके एनिमल्स हैं, जितने भी क्या है भाई एनिमल्स, उनका जो नामकरण है वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर द्वारा दिया जाता है, जो लिनियस ने बताया था। और यहाँ पे इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर वो कंडीशन है, वो नियम है जिसकी सहायता से आप क्या करते हो, एनिमल्स को नाम कर देते हो। प्लांट को किसकी सहायता देते हैं, इंटरनेशनल कोड चलते हैं भाई बोटानिकल प्लांट्स को नामकरण करने के, ये प्लांट्स के लिए। तो अगली बार क्या पता आपसे ये पूछ ले, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर किसके लिए यूज किया जाता है, प्लांट्स के लिए। ऐसी बैक्टीरियोलॉजिकल भी है भाई आपके हमारे पास, कि बैक्टीरिया का जो नेमिंग करनी है उसमें बैक्टीरियोलॉजिकल नेमिंग होती है। ओके जी, तो गौर फरमाइएगा भाई, एनिमल्स आर नेम्ड एज पर, जानवरों के नाम किसके अनुसार रखे जाते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा दे रखा है भाई, फिजिक्स का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पहले सुन लीजिए एक बार। एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। क्या कहता है, किसी भी गैस, जनरली यहां पे गैस की बात करेंगे, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक गैसेस के, ठीक है, जो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी होती है उसको पूछ रखा है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, आपको दो गैसेस का मिक्सचर दे रखा है, एक आपको मोनोएटॉमिक गैस दे रखी है, एक आपको दे रखी है डायएटॉमिक गैस। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक सेकंड बोल देना। तो क्या पूछ रखा है, आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में देखिएगा, मतलब 1 मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस, ये कह रहा है मोनोएटॉमिक गैस जिसमें एक एटम हो, जैसे आपकी नोबल गैसेज होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, राडोन, ओगनेशन भी आ गई है। 1 मोल ऑफ ए मोल, इसका 1 मोल दे रखा है, ठीक है। फिर ये कह रहा है डायटोमिक गैस 3 मोल की है, 3 मोल डायटोमिक गैस। और आपसे पूछा है कि इस मिक्सचर के दोनों को मिला दें तो दोनों के मिक्सचर की मोलर हीट कैपेसिटी क्या हुई, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, सीवी से लिखते हैं इसको, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। देखिएगा जनरली आपकी मोनोटोमिक गैस के लिए क्या होती है पता होना चाहिए, और फॉर्मूला क्या होता है मिक्सचर का, ये आपको फॉर्मूला याद रखना। कैसे, बोला N1 ऑफ कोई गैस हो, पहली गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दूसरी गैस बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। N1 कह सकते हो भी, मान लो आपका इसका 1 मोल दे रखा है, इसकी मोलर हीट कैपेसिटी, इसके कितने मोल दे रखे हैं, N2 नंबर ऑफ मोल्स इनटू इसकी मोलर हीट कैपेसिटी बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2। किसी मिक्सचर की अगर आपको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, उस मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल्स जो इंडिविजुअल गैस दे रखी है, ठीक है, पहली गैस के नंबर ऑफ मोल्स उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी प्लस दूसरी गैस के नंबर ऑफ मोल्स उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दो, n से n कट गया, आंसर आ गया, सिंपल सी बात। लेकिन अब मोनोएटॉमिक की स्पेसिफिक कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होती है ये आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है भाई, दैट इज 3/2r, कितनी होती है 3/2r मोनोएटॉमिक की। डायटोमिक कितनी होती है 5/2r, ये आपको याद रखनी पड़ती है। अगर आपको ये याद है फिर तो भाई फॉर्मूला ही लगाना है, निकाल दीजिए सीधा। देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाला हूं डायरेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स मोनोएटॉमिक कितने हैं 1, कितनी है स्पेसिफिक कैपेसिटी 3/2r, प्लस नंबर ऑफ मोल्स डायटोमिक कितने हैं 3, कितनी है स्पेसिफिक कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम में 5/2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 3 और 1 4। देखिएगा 3/2r 15/2r, 3/2 प्लस 15/2 कितना हो गया 18/2r, 15 प्लस 3 18/2 एलसीएम भाई में कितना हो गया 4, कितना आ गया 9, कितना आ गया आंसर 9r/4। अब सॉल्यूशन तो बात देखिए, अगर आपको कंसेप्ट पता है ना आंसर तो आप निकाल दें, कुछ भी दे रखा हो भाई, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं आपको, स्पेसिफिक कैपेसिटी दे रखी है, किसी मिक्सचर की निकालनी हो या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मान लो कांस्टेंट प्रेशर पे निकालनी होती तो क्या करते हैं आप भाई, N1 इंटू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस N2 इंटू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, C2 वाली दूसरी गैस की, तीसरी गैस होती तो तीसरी की निकाल सकते, बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल से भाग कर दीजिए, मिक्सचर के निकाल लिया सीधा, सिंपल सा कंसेप्ट है भाई।
हाँ, पर आपको याद होना चाहिए यही चीजें मेडिकल नॉन मेडिकल वालों को याद नहीं रहती, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आर्ट वालों के लिए तो भाई ये तो देखो थोड़ी सी वो हो गई, क्लियर है, पर आप लोग कर सकते हैं। महत्व दिलवा रहे हैं आप लोगों से एक्चुअली में साइंस के बारे में, क्योंकि साइंस नॉलेज होता है और किसी प्रकार का नॉलेज आप आइडेंटिफाई कर रहे हो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपके नॉलेज को चेक कर रहे हैं साथ के साथ कि आपके अंदर कितना आप पढ़ पाते हो, साइंस का कितना इस्तेमाल हो गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस बता रहे हैं भाई आपको इस पेपर के थ्रू। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है, कि इंपॉर्टेंस क्या है साइंस का। मैन टेक्नोलॉजी इसी बेस पे चलती है, दैट्स व्हाई द सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है, ये आपका 52 क्वेश्चन था भाई, 52 नंबर क्वेश्चन था। ओके, हाँ, अब इन्होंने दे रखा बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखिए जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें केवल आपका एक ऑर्गेनिज्म ही टेक पार्ट करेगा। अब चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल में, जनरली प्लांट में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिएगा जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मान लो एक प्लांट की एक प्लांट है, ठीक ठीक, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है छोटा सा, इसकी एक सेल क्या है, यही सेल आपकी डिवाइड कर जाए कितने में, दो। ये दोनों सेल होती है ना, इस पेरेंट की क्या होती है, आइडेंटिकल। पहली बात तो ये, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें एक ही पेरेंट प्रोजेनी संतान बनाए। ठीक है, अब जो संतान होती है वो पेरेंट के मोर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी आइडेंटिकल सेम होती है। जब मैं हूबहू पेरेंट, एक ही पेरेंट अंदर मैं हूं, ऐसे होगी जैसे मेरी कॉपी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब इस एग्जैक्ट कॉपी को क्या कहते हैं ये बताना था, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्लोन। क्लोन इज द आंसर फॉर दिस, मोर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी, बाह्य तौर पे भी और जीन्स के लेवल पे भी। एग्जैक्ट कॉपी को क्या कहते हैं, क्लोन। जैसे फोटोकॉपी करवाते हैं ना, आप इसकी फोटोकॉपी वो फोटोकॉपी कहेंगे, और आपकी फोटोकॉपी हो तो उसको क्या कहेंगे, क्लोन। अब इन्होंने अगला क्वेश्चन दिया भाई, 60 नंबर है, द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कॉल्ड एज स्लैश एंड बर्न कल्चर। स्लैश और बर्न कल्चर, आपने जोतो और जलाओ सुना, झूम खेती सुना है, स्थान बदल बदल की जाने वाली खेती को झूम कृषि कहते हैं। क्या होता है उसमें, जो घुमंतु लोग होते हैं, जो एक स्थान पे नहीं रुकते, स्थान बदलते रहते हैं, झूम खेती करते हैं। क्या होता है इसमें, इसमें क्या है कि एक स्थान पे पहले अपनी फसल उगाएंगे, फिर क्या करेंगे, उसको जला देंगे वहां से और छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। स्थान बदलते रहते हैं, फिर अगली जगह जाएंगे, वहां कृषि करेंगे, फिर उस स्थान को छोड़ के आगे चले जाएंगे। इस खेती को कहते थे झूम खेती। ठीक है, झूम एग्रीकल्चर। ठीक, इन्होंने बोला ये कैसी कृषि होती है, कैसी फार्मिंग होती है, शिफ्टिंग फार्मिंग कहते हैं। देखो एक स्थान शिफ्ट हो गए दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे। ठीक, जो आपकी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है ना, इसे क्या, इस ऑप्शन के हिसाब से क्या है, शिफ्टिंग फार्मिंग। इसे क्या कहेंगे भाई, शिफ्टिंग खेती है, शिफ्टिंग फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शिफ्टिंग फार्मिंग। देखिए कंसेप्ट का पता होना मस्ट है, यही उद्देश्य है आपको क्वेश्चन करवाने का, और कोई नहीं। ओके जी, पहचान लीजिए आपको कितना आता है, कैसे पता है, तुक्के मार के आए हैं कुछ लोग, उन्हीं के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो स्लैश एंड बर्न कृषि किसे कहते हैं, मतलब कहते हैं कृषि, यह ऑप्शन के हिसाब से क्या है, दैट इज शिफ्टिंग फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। वही बाकी क्वेश्चन पेपर ठीक, अच्छा लेवल अच्छा लगा भाई, मुझे तो काफी अच्छा लेवल लगा। हाँ ये देखिए जबरदस्त क्वेश्चन, कॉकरोच से अक्सर लड़कियां डरती हैं। कॉकरोच, कॉकरोच सुनिएगा भाई, पहली बात, जो भी माना हुआ कॉकरोच है, इसकी एंटायर बॉडी काइटिन से ढकी होती है, काइटिनस स्ट्रक्चर होता है। इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, इन्होंने दे रखा है एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच हैज हार्डन्ड प्लेट का। देखिए पूरी बॉडी कॉकरोच की कवर अप होती है काइटिन से। ठीक है, काइट देखिए जो कुछ चमकीला सा पदार्थ दिखता है ना आपको ऊपर लेयरिंग में कॉकरोच के ऊपर, देखिएगा उसे काइटिन कहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, बोले इसकी बॉडी में, अब कॉकरोच के अंदर सेगमेंट पाए जाते हैं, कॉकरोच के हर सेगमेंट में स्पेशल हार्ड प्लेट होती है।
हार्डन्ड प्लेट कहते हैं, HARDEND, हार्डन्ड प्लेट होती है, इन्होंने इनका नाम पूछा है। इन हार्डन्ड प्लेट को जो हर सेगमेंट में पाई जाती है कॉकरोच के, क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्क्लेराइट। क्या कहते हैं भाई? स्क्लेराइट। उनका नाम क्या है? स्क्लेराइट। ठीक है भाई, एक और देख लो आगे। ठीक, जो टर्जाइट होती है, ये जो स्क्लेराइट किसे कहते हैं देखिएगा, ये दो पार्ट से बनी होती है। वेंट्रली आगे की तरफ होता है ना, नीचे की तरफ ऐसे कॉकरोच जो है तो नीचे की तरफ, उसे वेंट्रल साइड कहते हैं। पीछे वाली को क्या है हमारी? डोर्सल साइड। डोर्सली तो होती है ट्रजाइट, डोर्सली वाली जो लेयर प्लेट होती है उसे क्या कहते हैं? ट्रजाइट। वेंट्रल वाली को क्या कहते हैं? स्टर्नाइट। क्या कहते हैं? स्टर्नाइट। दोनों एक मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। इस सेगमेंट में बता रहा हूं यहां से ऐसे, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं आर्थोडियल मेम्ब्रेन। तो एक्चुअल में जो हार्डन प्लेट कॉकरोच के हर सेगमेंट में पाई जाती है उसका क्या नाम होता है? दैट इज स्क्लेराइट। इसे क्या कहते हैं? स्क्लेराइट। क्या कहेंगे? स्क्लेराइट। आगे देखिए भाई, एक आपका साइंस का ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। मतलब एक हाउ मच एंगल डज एन हावर, क्वेश्चन देखिए भाई क्या है आपका, इन्होंने बोला है आपका क्वेश्चन नंबर 80, मतलब हाउ मच एंगल डज एन हावर हैंड कवर इन 70 मिनट। ये बोल रहा है 17 मिनट में एक घंटे की सुई कितना एंगल कवर करेगी 17 मिनट में, ये बताना आपको। तो देख लीजिए भाई, घड़ी में 12 घंटे लेके चलते हैं, 12 घंटे में कितना एंगल कवर करती है? एक घंटे की सुई 12 आवर में कितना करती है? 360 डिग्री करती है ना। एक आवर का निकाल लो, 22 में 12, कितने घंटे में पूछा है? 17 मिनट। 17 मिनट में बताओ कितना करेगी? 17/60 कर दो, घंटे में कन्वर्ट हो गया। 6 दूनी 12, कितना हो गया? 8 में छोड़ा 8.5 डिग्री आंसर। उसके बाद देखिए भाई, एक अच्छा क्वेश्चन है, वर्नलाइजेशन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय विच ट्रीटमेंट। देखिए सबसे पहले व्हाट इज वर्नलाइजेशन? वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन क्या होता है? देखिए आपका एक प्लांट फ्लावर देता है, क्या देता है? फ्लावर। क्वालिटी वाले फ्लावर भी देगा, जिसकी अच्छी क्वालिटी के फ्लावर, और क्वांटिटी भी देगा, नंबर ऑफ फ्लावर कितने दे रहा है। जब एक पौधा फ्लावर दे रहा है, ठीक, तब वो फ्लावर की जो उगने की कंडीशन है कि हाँ भाई फ्लावर होंगे, ये जब लो टेम्परेचर के कारण, कि फ्लावर स्पेशली लो टेम्परेचर पे ही क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि एक प्लांट को फ्लावर होंगे। इस लो टेम्परेचर पे फ्लावर होने की कंडीशन को कहते हैं वर्नलाइजेशन। क्लियर है क्या? अगर पौधे को लो टेम्परेचर नहीं मिला, फ्लावर नहीं होगा। क्लियर है क्या? बड बढ़ेंगे नहीं। क्लियर है? इस स्थिति को, अब लो टेम्परेचर पे फ्लावर हो जाए, कम तापमान पे ठंडी कंडीशन में फ्लावर हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं? वर्नलाइजेशन। मान लो भाई वातावरण आपका गर्म है, लेकिन जो आपकी जनरली जो गेहूं की वैरायटी है, राइस, दो प्रकार की वैरायटी होती है इनकी, एक तो स्प्रिंग की वैरायटी होती है, एक विंटर की वैरायटी होती है। यानी कि जो स्प्रिंग ऋतु की जो वैरायटी है ना, आप उसको सर्दियों में नहीं बो सकते। अगर सर्दियों में बोते तो फ्लावरिंग नहीं होगी। और विंटर वाली को स्प्रिंग में नहीं बो सकते, प्लांट फ्लावर नहीं करेगा। तो विंटर वाली को विंटर में बोते हैं ताकि ठंडी मिले उसको, और स्प्रिंग वाली वैरायटी को स्प्रिंग में बोते ताकि बाद में ठंडक मिले उसको। क्लियर है क्या? कम तापमान। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, बोले वर्नलाइजेशन बाहर का तापमान कम है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है। अगर आपको वर्नलाइजेशन कम बाहर टेम्परेचर किए बिना आप किस और केमिकल की सहायता से वर्नलाइजेशन कंडीशन क्रिएट कर सकते हो, तो वो केमिकल हमें आपको याद रखने पड़ेंगे। दैट आर, एक तो आपका हार्मोन है जिब्रेलिन्स, और एक नाइट्रेट्स होते हैं, जिब्रेलिन और नाइट्रेट्स। अगली बार आपसे नाइट्रेट्स के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है? तो वर्नलाइजेशन कम तापमान पर पौधे फ्लावर क्रिएट प्रोड्यूस कर सके, क्वालिटी वाले और क्वांटिटी में भी, ये आपका वर्नलाइजेशन कहलाता है। और हार्मोनिकली जिब्रेलिन हार्मोन और केमिकली नाइट्रेट्स वर्नलाइजेशन फिनोमेना में हेल्प करते हैं। ओके, आगे देखिए भाई, ये आपका 81 क्वेश्चन था। ठीक है, एक भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। देखिए इन्होंने क्या दिया, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द टर्म ह्यूमन डिराइव्ड। ह्यूमन नाम है ना जो, ये टर्म कौन सी भाषा से है?
ठीक है भाई, ह्यूमन, ये शब्द एक्चुअली जो ह्यूमन शब्द है ना, ठीक है, ह्यूमनस से आया है। और जो आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ना, स्पेशली 11th के अंदर है, पहले लिविंग वर्ल्ड में जहां हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, जो लीनियस ने दिया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो ह्यूमन शब्द है वो ह्यूमनस, जनरली जितने बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ना वो लातीन भाषा से आए। कहां से आए भाई? लातीन, ठीक है। ह्यूमनस, होमोसेपियंस कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। कहां से आया भाई? लातीन से। ऑल आर लातिनाइज्ड, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में होते हैं। तो ये कहां से आया? फ्रॉम विच लैंग्वेज ह्यूमन शब्द इज ड्राइव्ड, दैट इज लातीन। अगला क्वेश्चन भाई 84, बहुत जबरदस्त और समझने वाला क्वेश्चन है, वही आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन आज का देखिएगा। उन्होंने कहा सम मैटर आर एलिमेंट, ये कह रहा है कुछ मैटर एलिमेंट होते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर की टाइप है एलिमेंट, यानी कुछ मैटर एलिमेंट हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सम मैटर्स आर नॉट मॉलिक्यूल, तो ये कह रहा है सम मैटर, कुछ मैटर ऐसे होते हैं। देखिएगा भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, लॉजिकली बड़ा टाइम मांगने वाला क्वेश्चन भी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन टाइम वेस्ट करते हैं। सम मैटर, कुछ मैटर आपके एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। डन है, ठीक है, होते हैं। आपकी पूरी टेबल में एलिमेंट ही तो है, यही तो मैटर बनाते हैं ना। कोई एलिमेंट स्थान गिरता है, मैटर कहते हैं, 5 सेंसेस द्वारा अनुभव कर सकते हैं। फिर ये क्या कहता है? सम मैटर आर नॉट मॉलिक्यूल, और सम मैटर ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूल नहीं। अब मॉलिक्यूल क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक एटम से बने होते हैं। तो हाँ भाई, जो आपके एलिमेंट होते हैं वो मॉलिक्यूल नहीं होते। जैसे आपका हीलियम गैस का एटम है, एलिमेंट हो गया ना, मॉलिक्यूल तो नहीं है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक एटमों से तो नहीं बना ना, जुड़े हुए हैं, जिसमें केमिकली जुड़े हुए हैं। 2 या 2 से अधिक एटम जो केमिकली जुड़ जाते हैं उन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, तो ये कहते हैं, ठीक है भाई, हो गया। सम मैटर आर एलिमेंट, ठीक है ये बात भी। और सम मैटर आर नॉट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नहीं होते, ये बात भी सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट दे रखी है। फिर क्या कंक्लूजन निकाला? ऑल एलिमेंट्स आर मैटर। तो क्या इसका मतलब ये है, क्या इस बात से ये समझ में आ रहा है कि ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, आर मैटर? क्या ये कंक्लूजन निकलता है? क्या बताइए, सारे एलिमेंट मैटर है? देखो इन्होंने क्या कहा, सम मैटर एलिमेंट है। क्या इस बात से कंक्लूजन निकलता है? क्या बोल ही दिया ना, ऑल नहीं होंगे, सिंपल। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? क्या ऑल एलिमेंट्स आर मैटर? हाँ, ये बात सही है। क्या इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकलता है? परिणाम तो निकल रहा है ना। ऑल एलिमेंट्स लिख दी, सम मैटर एलिमेंट लिखे ना, समझिए, दे क्या रखा है उसी से समझना है, सिंपल। आफ्टर दैट क्या किया इन्होंने? सम मैटर्स आर नॉट मॉलिक्यूल। फिर उन्होंने ये बोला है कंक्लूजन में, इन्होंने बोला सम मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट। फिर क्या ये कंक्लूजन निकल रहा है? सम मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट। क्या इस वाली बात से ये कंक्लूजन में निकल रहा है? क्या देखो, सम मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल एलिमेंट होते हैं, आर एलिमेंट। मॉलिक्यूल का एलिमेंट का इस क्वेश्चन के बेस पे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट ठीक हो सकती है? सम मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट, कुछ मॉलिक्यूल एलिमेंट है। सम मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट, कुछ मॉलिक्यूल एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? जो एक ही प्योर चीज से बने हुए। तो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक। जैसे H2 का मॉलिक्यूल एक एलिमेंट हो गया ना, हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि ये किस फॉर्म में रहता है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एलिमेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। लेकिन जो हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जिनोन है ना, ये आपकी एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, इसलिए सम स्टेटमेंट तो ये भी ठीक है। लेकिन क्या ये इसके रिलेशन में है? क्या नहीं, बस यही। मैं देखिए असेसन रीजनिंग क्वेश्चन एम्स में आते थे पहले, अब नहीं आते। तो ये था भाई आपका एग्जाम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा? नाइदर कंक्लूजन और नोर आपका स्टेटमेंट एक दूसरे को फॉलो करते हैं। ये दोनों एक दूसरे फॉलो नहीं करते। क्या ये स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉलो करते हैं? नहीं करते। ये था भाई आपका एग्जाम, ठीक है। अब हमारा कंक्लूजन देखिए क्या निकाल रहा है।
तो ये वाला जो एग्जाम था आपका सच में टफ था भाई। तो जैसा भी गया हो आपका एग्जाम, तो प्लीज मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, ठीक है। इन्होंने अपना इंपॉर्टेंस साइंस का दिखा दिया, ठीक। आपने जिस बेस पे जिस नॉलेज पे आपने अपना एग्जाम दिया, ऐसा ही सभी के साथ हुआ है, ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। सभी के साथ इक्वली बात हुई है, किसी को ये नहीं पता था कि इतना अच्छा पेपर आएगा, ठीक है। सब नॉर्मल मान के चल रहे थे। ओके जी, तो आगे से साइंस के महत्व को समझिए, और साइंस का महत्व बताना ही इस एग्जाम का सबसे बड़ा उद्देश्य लगा मुझे तो, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, और कोई डाउट हो तो बताइए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जय माता दी। हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।